नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो 18 फरवरी यूपीपी की डेट लगभग कंफर्म है। तो आपके पास बचे हुए समय में अधिकतम यूज करना है। कुछ भी हो जाए, सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना भरोसा खुद पर है कि बाजी मैं ही मारूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और लाभ हानि के चैप्टर को बहुत ही आराम से पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपली पढ़ते हैं। और अब आपको डेली एक रीजनिंग के साथ हिंदी, मैथ के साथ जीएस और एक पूरा का पूरा सेट आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट का। तो बने रहिएगा चैनल पर और डेली देखिए। अगर इस बार आपने सफलता के लिए अपने आप को रण में झोंक दिया है तो सफलता आपकी निश्चय है। इससे आप खुद को भरोसे में रखिए। ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली ऑन पढ़ाई, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना। चलिए लाभ हानि के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। और अब आपको बहुत ही सिंपली समझना है कि आखिर लाभ हानि होता क्या है। तो आप सबसे पहले लाभ हानि के चैप्टर में जो 3 बातें सीखेंगे वो बातें हैं कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, एक शब्द मिलता है विक्रय मूल्य क्या होता है, एक शब्द मिलेगा अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक, ये आपके बेसिक नाम मिलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि मैं अंकित मूल्य नहीं बताने वाला, इसको मैं बताऊंगा बट्टा में। तो आप अभी सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही फोकस करें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया क्रय मूल्य क्या है, बहुत ही आराम से समझना, कोई टेंशन नहीं है। जितने लोग ट्रेंडिंग में पढ़ा रहे हैं मैं उससे अलग तरीके से बता रहा हूँ, जिससे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैं ऐसा आपको अप्रोच देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, सिर्फ 2 बातें बता दिए भाई क्रय मूल्य होता क्या है। तो आप ये समझो कि जैसे आप मान लो व्यापारी हो, अपने आप को व्यापारी, दुकानदार या कोई भी एक ऑर्गेनाइजर समझिए। करते क्या है कि किसी चीज़ को खरीदा और फिर अपने पास से किसी चीज़ को बेचा। तो इस दौरान हमने क्या किया, पहली बार खरीदा, दूसरी बार बेचा। तो जो खरीदने और बेचने के दौरान हमसे जो भी रुपया ज़्यादा प्राप्त हुआ वही लाभ और हानि के रूप में देखा जाएगा। अर्थात एक विक्रेता की नज़र से क्रय मूल्य को लिख रहे हैं। अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य होता है। वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और आपको पता है क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% होता है। इसका यूज करेंगे, ठीक है, जहां पर जरूरत लगेगी करेंगे, नहीं तो आपको दूसरे भी मेथड बताएंगे। अब आ जाते हैं विक्रय मूल्य। अब आपको पता ना विक्रय मूल्य क्या है। तो आप समझिए, आप खुद नहीं, कोई दुकानदार है, अब वह किसी वस्तु को बेच रहा है। तो आप क्या कहोगे कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचोगे, अगर आप दुकानदार हो तो क्या अपनी वस्तु को जितने पर खरीदा उतने पर ही बेचोगे? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, या तो वस्तु पर हम लाभ लेंगे या तो वस्तु पर हानि लेंगे। तो इसीलिए विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता। फिर होता क्या है? तो अगर हमने लाभ लिया है तो लाभ जोड़ देंगे, अगर हानि ली है तो हानि घटा देंगे। क्लियर? अच्छा, लाभ पता है ना लाभ कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल कहा कि लाभ जो है, जब विक्रय मूल्य यानी जब हम बेचे अधिक में और खरीदें कम में तो हमें लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि क्या होती है? तो आपने कहा देखो हानि क्या है, ये आपका है विक्रय मूल्य जब कम हो जाए और क्रय मूल्य बड़ा हो जाए तो हमें हानि हो जाती है। देखो जैसे आपसे कहें कि भाई 10 रुपए की सामान है और 8 रुपए में बेचा, तो अब मुझे बताओ आपको क्या हो रहा है? आपकी जेब से पहली बार
10 रुपये खर्च हुए, दूसरी बार 8 रुपये खर्च हुए, तो आपको क्या हुआ, सॉरी, पहली बार क्या है 10 रुपये खर्च हुए, दूसरी बार 8 रुपये में आपने वस्तु को बेचा है, तो आपने खर्चा किया 10 रुपये, आपकी जेब में आए हैं 8 रुपये, तो देखो आपको 2 रुपये का घाटा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये निकला कि जब खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से अधिक हो तो हानि होती है। अगर आप इस बात को ऐसा समझो कि खरीदे ज़्यादा में बेचे कम में तो हमेशा हानि होगी, और हानि और लाभ इसी बहाने एक चीज़ और देख लो भैया कि अगर लाभ का प्रतिशत कोई पूछे तो लाभ हमेशा और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कि लाभ का जो प्रतिशत होता है वो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अगर हानि की बात करें तो भी यही बनेगा कि हानि ऊपर रख देंगे, बटे में क्रय मूल्य ले आएंगे और गुणे में 100 कर देंगे। क्लियर? यानी कि हानि कहें या लाभ कहें, हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, जब तक कि आपसे विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि ना दे। मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पुलिस में भी और जीडी में भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बताएंगे कि क्या है इसका लाभ, क्या है हानि। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सवालों पर और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वीडियो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारे सिलेक्टेड सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि क्रय मूल्य और लाभ हानि पर कौन सा बनता है। तो चलिए 2 सवाल पहले देख लेते हैं, इनको आराम समझ लेते हैं, फिर 2-2 के सेट में सभी टाइप के सवालों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से देखना है। और अब आपको लग रहा हो कि बहुत आसान सवाल है, तो जिनको अभी आता है तो 2 मिनट रुक जाइए, फिर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं ना कि सपना अगर आप देखते हो तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन जिस दिन सफलता शोर मचाएगी सारी चीज़ें सारी परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी। तो परेशान मत होइएगा और सवाल देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और अब अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर जुट जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और आप तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे। तो इस बार के अगर सिलेक्शन वाले वर्ष में भी सिलेक्शन नहीं होता तो अभी तो नहीं का तो सवाल ही नहीं है। चलिए तो सवाल पहला देख लेते हैं। एक वस्तु को 60 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो आप ये कहोगे भाई इस वस्तु का सीपी कितना है, तो आपने कहा 60 रुपये, और इसका एसपी कितना है, तो आपने कहा 80 रुपये, ठीक है। तो ये बताओ सीपी मतलब क्रय मूल्य बेटा, और एसपी मतलब 80 मतलब विक्रय मूल्य। तो ये बताओ प्रॉफिट यानी लाभ कितना होगा, तो आपने कहा एसपी माइनस सीपी यानी 80 में 20। अब आप ऐसे सोचो 60 रुपये की वस्तु खरीदा है, 80 रुपये का बेचा है, तो प्रॉफिट 20 रुपये का हुआ है कि नहीं। अब ये 20 रुपये का प्रॉफिट अगर प्रतिशत में बनाएंगे तो हमने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन योर इक्वेशन देन 20/60 इंटू 100, यही आपके लाभ का प्रतिशत है। अर्थात कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा 3। यानी इसमें जो प्रॉफिट आएगा बेटा देखो 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% होगा। यानी इस सवाल में जो लाभ आया वो 33 सही 1/3 है, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल इसमें देख लेते हैं। एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेचते हैं, तो आपने कहा इस बार हमने खरीदा है तो 80 रुपये में, ठीक है, और बेचा है यानी एसपी 60 रुपये में। आप मुझे बताओ, खुद सोचो, किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदे हो और 60 रुपये में बेचे हो, तो बताइए आपको लाभ होगा कि हानि। तो आपने कहा बिल्कुल 80 रुपये खरीदा था 60 रुपये में बेचा तो हानि हो जाएगा यानी लॉस हो जाएगा, और कितना होगा, तो आपने कहा 20 रुपये का। कैसे निकाला भाई, 80 में 60 घटा दिया।
अब कोई पूछे भैया लॉस का परसेंट यानी हानि का प्रतिशत, तो इसके लिए तो आपको फार्मूला पता ही है। क्या करते हैं कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आपने कहा हानि 20 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है 80 गुणे 100, ठीक है, 20 चौके 100, यहाँ पर कितना होगा 25 चौके 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25%। आई होप ये दोनों सवाल समझ गए। दो टाइप और देखते हैं, दो सवाल अगले में और बनाते हैं, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर के अंदर ले चलते हैं। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जब आपने ठाना है तो पूरा जरूर करिएगा, और इस बार किसी प्रकार की इफ बट की गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नया वर्ष नई सौगातें लेकर आया है, तो क्यों ना उस चीज़ों को हम अवेल करें और अपने लिए क्वेश्चंस को बढ़ाएं। तो चलिए दो सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पर दो सवाल देख लेते हैं, और अब आपको हम ये कह रहे हैं कि चैप्टर अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, और एकदम सिंपल मैथड बता रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी नया मेथड नहीं है। आप जो समझते हो, जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग कर रहे हो, बस उसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और देखना कि आपने इस तरह से कभी क्यों नहीं सोचा, और कितने आसान सवाल थे आपने बनाया क्यों नहीं। तो अब समय है, अब आपको भटकना नहीं है, अपनी तैयारी को इस तरह से बढ़ाना है कि सिलेक्शन आपका इस बार हो जाए। 18 फरवरी बेटा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो एक सवाल, एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, 80 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है। देखो यहाँ पर कोई प्रतिशत तो कहा नहीं गया, बस ये कहा दिया गया है कि अगर एक अमाउंट हानि में जा रहा है तो उतना ही अमाउंट 80 रुपए में लाभ में आ रहा है, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि दोनों है विक्रय मूल्य, अब इसे मुझे क्रय मूल्य बनाना है, तो इसमें क्या कर दें x, और x क्या है, तो आपने कहा x रुपए का घाटा हो रहा है, तो यहाँ पर वही x घटेगा। क्यों? क्योंकि लाभ में विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देते हैं, क्रय मूल्य बन जाता है, और क्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं तो भी क्रय मूल्य बन जाता है। अब नंबर एक तरफ करिए और x एक तरफ करिए, तो 2x बराबर कितना आ गया, तो आपने कहा 80 माइनस 60 बटे भी नहीं मत करिएगा, हम तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहे थे। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 10, अर्थात अगर आपने वस्तु को 60 रुपए में बेचा तो 10 रुपए का घाटा हुआ, और अगर 80 में बेचा तो 10 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए अगर मैं पूछूं क्रय मूल्य कितना है, तो आपने कहा जो मैंने इक्वेशन बनाया ये क्रय मूल्य का ही तो बनाया, जिसे 60 प्लस x है, तो आपने कहा ये भी तो क्रय मूल्य है। तो अब x में कितना है 10, आपने 10 रख दिया, कितना आ गया 70, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक। और ऐसे सवाल में जब भी बराबर शब्द आ जाए कितने पर, हुई हानि हुए लाभ के बराबर है, तो आप डायरेक्ट किया करें कि इन दोनों नंबरों का अंतर कितना, इन दोनों नंबरों का अंतर कर लो, बटे में 1 प्लस 1 यानी 2 कर दो, कितना आ गया 20 बटे 2 बराबर 10। अब कम की तरफ चाहे तो 10 जोड़ दो, चाहे ज़्यादा तरफ 10 घटा दो, ठीक है। एक सवाल इसी तरीके का सेकेंड वाला देखते हैं, इससे भी समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए जैसे 120 है, तुमने कह दिया भैया 120 प्लस का x, कौन सा x, वही जो हानि हो रही है उसको हमने 120 में जोड़ दिया, तो ये बन गया क्रय मूल्य। और दूसरा क्या है, आपने कहा 200 रुपये, तो 200 रुपये में जितना फायदा हुआ उतना माइनस कर दीजिए। अब ये दोनों क्रय मूल्य बन गया, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा, आपने कहा 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 40। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है बेटा, तो ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP बराबर 120 प्लस 40, तो कितना आ गया क्रय मूल्य 160। आई होप आप इन दोनों सवालों को समझ लिए। अब दो सवाल जो और देखने वाले हैं उसमें क्या रहेगा, क्रय मूल्य जो है लाभ और हानि में कुछ गुना या कुछ बटे के साथ रहेगा, तो वो वाले भी सवाल देखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए उन दोनों सवालों को देखते हैं। एक वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के 3 गुना के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बेटा सवाल को बहुत ही आराम से पढ़िएगा। कहा यह गया है कि एक वस्तु को 80 में बेचा, ठीक है,
फिर 160 में बेचा तो आपने कहा बिल्कुल बेच दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, दुकानदारी कर रहे हैं तो बेचना तो ही है। अब यहाँ पर बेचने पर हुई हानि, वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 3 गुना है। तो आप मुझे बताओ कौन 3 गुना है, हानि 3 गुना है कि लाभ 3 गुना है? तो आपने कहा हानि जो है लाभ का 3 गुना है, अर्थात अगर लाभ x रुपए है तो हानि 3x होगा। और बेटा हानि जुड़ती है, लाभ घटता है और दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब x एक तरफ तो 4x बराबर, आपने इन दोनों को माइनस किया, 80 आया, x बराबर 20 आ गया। अब मुझे बताइए क्या आप इन दोनों में किसी भी तरह 20 रख दोगे तो क्या आंसर नहीं पाओगे? ना पाओ तो बताओ, इतना आसान मेथड है। अब आप x का मान 20 रखिए और क्रय मूल्य निकालिए, तो कितना आया? 160 माइनस 20 बराबर 140। ये इस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखो हम आपको एसएससी के सीरियल टाइप से नहीं समझा रहे हैं, आपको और आसान कर दे रहे हैं। नहीं तो जो नए मेथड बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बटे कर लो, ऐसे वो भी हैं, बट ये हमें सबसे आसान लग रहा है इसलिए आपको हम कर रहे हैं। नहीं तो अभी देखिएगा जितने कठिन सवाल हैं अगर उनका आंसर 1 से 2 लाइन में ना आए तो कहिएगा। जिन सवालों को आपको सॉल्व करने में 2 से 5 मिनट का समय लगता था, अगर वो 10 से 20 सेकंड में ना बनने लगे तो बताइएगा। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है और हमारे साथ हमारी बातों को आराम सुनना है। जब आपने चलने का सफ़र सोच लिया है तो अब जैसे कहते नहीं कि गांव में कि जब भी आपने किसी काम के लिए ठाना है तो अब आपको उससे कोई भी विराग नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसा ना हो कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया बाबू सोना खाना खाया कि नहीं खाया उसके बाद ही पढ़ाई शुरू कर रहे हो। तो ये सबसे गंदी आदत है, क्योंकि आपका जो प्रायोरिटी है वो पढ़ाई है, लेकिन आप अपने जीवन में क्या करते हो, आपने क्या किया कि बाकी सारे कामों को प्रायोरिटी दी और लास्ट में बचे हुए थके हारे दिमाग को पढ़ाई पर रखते हो। तो बेटा 2 महीने जो आपके बामुश्किल से बचे हैं, वैसे 2 महीने तो है ही नहीं, मात्र 45 से 44 दिन है, कम से कम उसमें आप ठीक से पढ़ाई कर लो और इस बार बेरोजगारी के ठप्पे से अपने आप को मुक्त कर लो। यही मेरा एक तमन्ना है, यही मेरी आशा है, आप ऐसा कर लोगे। आपके अंदर काबिलियत है, आप अपने आप को पहचानो। चलिए अगले सवाल को देखो, और अगला सवाल है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ का 2/3 गुना है। तो कहो कि भैया कौन 3 गुना है? लाभ का 3 गुना है, किसमें? हानि में। तो 240 माइनस 2/3 बराबर हो जाएगा x, समझ गए ना, वही है 300 माइनस x। तो यहाँ पर ये हानि हो रहा था जोड़ देंगे और यहाँ पर लाभ हो रहा था हटा देंगे, दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा 5/3x बराबर, इन दोनों घटाएंगे 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, x का मान बढ़ते 36। अब बताओ क्या CP नहीं निकाल पाओगे? तो आपने कहा बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो 300 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 264 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। 2 सवाल अगले टाइप के देख लेते हैं और जल्दी जल्दी आप लाभ हानि को ख़त्म कर लेते हैं। जिनसे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, अगर वो आसान ना हो जाए तो कहिएगा। चलिए 2 सवाल और देखते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल आपको परीक्षाओं में मिल रहे हैं और इसमें भी देखिएगा मेरी अप्रोच, और अगर एक लाइन में आंसर ना आए तो कहिए। एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस सवाल में आपको समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु को हमने बेचा 20 रुपये में, तो इस पर जो लाभ हो रहा है ना, वो इसका जितना भी क्रय मूल्य रहा होगा उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा। जैसे मान लो हमने कह दिया भाई CP जो है वो 20 रुपये है, ठीक है, और अब इसमें जो प्रॉफिट है वो 20% का है, तो हुआ ना कि जितना CP है उतने ही प्रतिशत का लाभ। तो अब SP अगर कोई कहे तो आप 20 का 120 निकालेंगे ना बटे में $0, ठीक है। तो इस सवाल में यही कहा गया। अब इसके हल करने का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बाइनोमियल इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, जो सॉल्व करने में आपको पता है कितनी तकलीफ़ें होती हैं, दिक्कतें समस्याएं हो जाती हैं। तो चलिए 39 को हम इस तरह से सॉल्व करें कि हमारा एक लाइन में ही आंसर आ जाए और बिना किसी झंझट के। तो जब भी
मेरी अब बात को ध्यान रखो, जब भी वस्तु का क्रय मूल्य उसके लाभ के बराबर हो, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो लाभ के प्रतिशत के बराबर है, तो हमेशा एक बात याद रखोगे कि यहाँ का जो नंबर है उसके ऐसे दो गुणनखंड करें जिनका अंतर 10 आए। दिए गए नंबर के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 आए। तो आप मुझे बताओ, कहोगे आप ये 13 है और 3 है, 13 39, हो सकता ही नहीं हो सकता। इन दोनों का अंतर कितना आया? तो आपने कहा 10। तो आपको बस हमेशा यही बात याद रखना है कि 39 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 आए। तो अब हमारा CP क्या होगा बेटा? तो जिसमें छोटा वाला नंबर है ना, ये इसमें बस 0 बगल में चिपका दीजिए, तो यही इसका CP हो जाएगा। बताइए क्या इससे भी कठिन आपको कुछ लग सकता है? ये कठिन नहीं है, सरल है। एक इसी नंबर पर और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि भैया 56 रुपया है, ठीक है, कितना? 56। तो आप फिर देखिए, एक वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर आपका आ गया तो फिर से आपने वही कंडीशन पढ़ी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसी के प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ है। तो आप 56 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका अंतर 10 आ जाए। तो आपने कहा 14 चौको 56, इन दोनों का अंतर 10 होगा कि नहीं होगा? बोलो स्वाहा। अगर आप 14 और 4 का अंतर करेंगे 10 आ जाएगा, और छोटे वाले नंबर में 4 के आगे एक 0 चिपकाइए, वही वाला 0 जो इन दोनों का अंतर हुआ। तो ये 40 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। बताओ कैसी लगी? ठीक है, अब देखो फिर समझिए, 56 के ऐसे दो गुणनखंड किया जिसमें 14 और 4 आया, इन दोनों का अंतर 10, 14 चौको 56 हमारा बन गया ना। बस छोटे वाले नंबर में 0 चिपका दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलो एक नंबर और देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर 24 का आपसे कह दिया जाए कि भैया एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब यहाँ आप क्या कहोगे? अब 24 को हम क्या करेंगे? तो आपने कहा चलो ठीक है, इसका अंतर ले लेते हैं। तो बताइए 12 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा? तो आपने कहा बिल्कुल होगा भाई, 12 दूना 24 ही तो होता है। इसमें कितना आपको दिमाग लगाना है? आपको ऐसे दो गुणनखंड करने जिनका अंतर 10 आ जाए। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपने कहा इसको खींच लाओ, बाहर ले आओ, और इन दोनों का अंतर जितना था 10 था, और 10 ही होना चाहिए, 0 चिपका दीजिए, यही इसका क्रय मूल्य हो गया, आंसर आ गया। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। इसी में दूसरे टाइप का जो होता है जिसमें हानि शब्द आ जाए तो कैसे करते हैं, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम ये आपसे कहें कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो ये सवाल बदल गया। अब क्या आपसे कह दिया भैया कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अब हम आपको कोई भी फार्मूला प्रूफ नहीं करने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो आपको हर एक फार्मूला प्रूफ करके दिखाता, लेकिन अभी आपका टाइम कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा काम करते हैं और हम चीज़ों को बाद में देखेंगे। देखो 24 के बेटा जब भी हानि शब्द आए, एक बात याद रखिए, जब भी हानि शब्द आए 24 के या जिस भी विक्रय मूल्य दिया जाए उसके ऐसे दो गुणनखंड करो जिनका योग 10 आ जाए। पहले वाले में क्या था? जिनका अंतर 10 आ रहा था। यहाँ पर क्या आएगा? जिनका योग 10 आएगा। तो आप कहोगे कि भैया 6 और 4 तो बन जाएगा, 6 चौक 24, 6 4 10। तो ऐसे चीज़ों का जो CP होता है ना, वो दोनों में ही 0 चिपक कर आ जाता है। यानी इस सवाल का आंसर 60 रुपये और 40 रुपये दोनों रखोगे। ये कैसे? तो आपको देखो भाई, ऑप्शन में या तो 60 रहेगा या तो 40 रहेगा। दोनों अगर आ गए तो एक तीसरा ऑप्शन होगा कि या तो 60 या तो 40, या फिर चौथा ऑप्शन दे देंगे कि दोनों ही ऑप्शन आते हैं, दोनों ही आंसर आते हैं। अब देखो कैसे, ये जैसे 60 रुपये है तो आपने कहा बिल्कुल है। अगर 60 में 60% की हमने हानि कर दी, इसका मतलब इसको हमने 36 रुपये कम में बेचा। देखो
तो विक्रय मूल्य अगर इसका निकालें तो आप कहोगे भैया विक्रय मूल्य कितना है, तो 60 रुपये में 36 घटा दीजिए, 24 प्राप्त कर लीजिए। आया कि नहीं आया 24? चलो 40 को चेक कर लेते हैं। तो 40 का 40% कह रहे हैं ना, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हानि 40 की हो रही है, अर्थात 16 रुपया का नुकसान। तो अब इसका विक्रय मूल्य देखो, तो आपने कहा बिल्कुल 40 में अगर 16 माइनस कर दिया तब भी 24 आए। तो देखो आए ना 24, इसका मतलब ये हमारा तरीका सही है, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। चलो एक नंबर इसमें और बदल देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आपका आ गया 21 रुपये, कितना 21, कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं तो आप क्या कहोगे कि देखो जब भी हानि की बात आए तो ऐसे दो गुणनखंड बनाइए जिनका योग 10 हो जाए। तो आपने कहा 7 और 3 इन दोनों का बन जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 3 10। ठीक, अब जब सीपी की बारी आएगी तो इसमें 0 चिपकाइए और इसमें भी 0 चिपका पर अपने आंसर को लिखकर आगे बढ़ जाइए और 2 नंबर अपने खाते में जोड़ लीजिए। बताइए होगा कि नहीं होगा? ठीक, एक नंबर और दे रहा हूँ मैं। अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ पर 16 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, कितना 16, तो आप क्या करेंगे कि भैया पूरा सवाल वैसा ही है कि 16 के 2 गुणनखंड करिए, 8 और 2, और हानि हो रही है तो दोनों का योग 10 होना चाहिए। हानि में योग क्या है 10 और लाभ में अंतर 10 है। ठीक है, तो इसका सीपी 80 रुपये और 20 रुपये दोनों ही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है सीपी मतलब क्रय मूल्य बेटा, तो आपके 80 रुपये 20 रुपये दोनों ही हो जाएंगे। तो आई होप इस टाइप के भी सवाल समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पर। तो चलिए मैथ पढ़ते पढ़ते आप थक गए होंगे, तो आपके लिए हम आपको मैथ के साथ जीएस देना शुरू करते हैं। ठीक है, और अब आपके लास्ट के 10 मिनट, जब भी हमारा मैथ खत्म होगा लास्ट के 10 मिनट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज उसकी शुरुआत करते हैं और 5 तारीख से आपको हमने वादा किया है कि एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मैथ के साथ जीएस मिलेगी और रीजनिंग के साथ हिंदी की क्लासें आने वाली हैं। तो एक ही वीडियो में कंपाइल रहेंगी, तो पूरा वीडियो, इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि आज का जो जीके है ये हम लोगों को पढ़ना है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आखिर सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपने कहा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। अब आप ये बताइए भैया कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है? तो आपने कहा हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 2 बातें आपकी क्लियर हो गई कि सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपने कहा हीराकुंड बांध है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो हीराकुंड याद रहेगा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात कहें तो ये हो जाता है भाखड़ा नागल बांध। आपको पता भाखड़ा नागल बांध के बारे में, ये कहाँ पर है? तो आपने कहा पंजाब, नॉर्मली देखा जाए तो पंजाब। और किस नदी पर है ये कमेंट बॉक्स के लिखकर बताइए। और ये भारत का पहला बांध भी है, आपको ये पता है ना। चलिए सबसे लंबा अगर रेल मार्ग की बात करें तो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो आपने कहा ये तो कोई डिब्रूगढ़ से, कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कहाँ तक? तो आपने कहा कन्याकुमारी तक। कहाँ से? आपने कहा डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक। क्लियर? कोई दिक्कत? सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगर कोई कहे भैया पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ बनी है, तो बताइए सबसे पहली मेट्रो ट्रेन बनी है कोलकाता। कौन सी? कोलकाता मेट्रो ट्रेन। वीडियो को रोक रोक के आंसर दीजिए और फिर मिलाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कल से इसके 20-20, 25-25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ तक कि आपका जीएस का जो स्पेशल टॉपिक होगा उसको मैं पूरा समझा भी दूंगा। तो आपकी पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी? कोलकाता मेट्रो ट्रेन। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बताइए, कमेंट बॉक्स में पहले लिख के बताइए सबसे लंबी दूरी की तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो आपने कहा विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ये आपकी सबसे लंबी
दूरी को तय करने वाली ट्रेन है। ठीक, अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, तो अब आप बताइए भैया सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, तो आपने कहा मुंबई का, यानी मुंबई का जो सबसे डाकघर है वो सबसे बड़ा। ठीक है, मुंबई में आपकी एक जगह है, उस जगह का नाम है कि, चलिए देखो 6 नंबर में आपका क्या लिखा है कि सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, तो सोचिए जरा सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि भैया मुंबई का, कौन सा, मुंबई का जो डाकघर है वो भारत का सबसे बड़ा डाकघर है, इसे जीपीओ डाकघर भी बोलते हैं। आपने सुना है ना इसका नाम जीपीओ, अगर नहीं सुना है तो बताइए। अगर आपसे पूछे कि भैया सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर कौन सा है, तो आप मुझे बताओ सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, पहले तो आप मुझे बताओ किस राज्य में है, तो आप कहेंगे ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल। अगर आपने हिमाचल प्रदेश याद कर लिया है तो ये हो जाएगा हिक्कम, कौन सा, हिक्किम या हिक्कम बोलते हैं। ये आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, आपका डाकघर है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बताइए, या हिक्किम कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर हिक्कम, जो भी आप सबसे बड़ा बना सके। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर कौन सा है, हिक्किम। सबसे बड़ा डाकघर मुंबई, जिसे जीपीओ के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा गुंबद, तो आपने कहा गोल गुंबद, कौन सा, गोल गुंबद। ठीक, ये कहाँ पर है, तो आपने कहा भैया गोल गुंबद जो आपका है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, तो गोल गुंबद आपका कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे बात करें कि भाई सबसे ऊंचा, ठीक, सबसे बड़ा भवन, तो आप कहोगे भैया राष्ट्रपति भवन है। कौन सा, राष्ट्रपति भवन। और सबसे बड़ा किला, तो चित्तौड़, कौन सा है, चित्तौड़गढ़, ठीक, का किला, ये सबसे बड़ा भारत का किला है। ठीक है, तो यानी क्या है, आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिएगा आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। कल हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर इस तरह से 38 क्वेश्चन तक पहुंचा देंगे। तो मैथ और जीएस का आनंद लीजिए, फिर दूसरे वीडियो में हिंदी और रीजनिंग को लगाइए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए, सिलेक्शन ना हो तो बताइएगा।